देखो, पिछले क्लास में आप हेडिंग डाले थे, द्रव क्या था? कोलाइडल विलयन का रक्षण तथा स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। सुनिए अब, इधर देखो तो सब लोग थोड़ा ध्यान से पहले। जैसे ए आई पर ए जी प्लस का अधिशोषण हुआ है, ठीक है? सुनो ध्यान से। बताओ, ये पानी में नीचे बैठा हुआ रहेगा या पानी में घूमता रहेगा? मतलब घुला हुआ है ये, बोलिए। ये नीचे बैठा हुआ नहीं रहेगा। ए जी प्लस का अधिशोषण हो चुका है, तो अधिशोषण हो चुका है तो वो बैठने वाला नहीं है। ये मतलब घूमते ही रहेगा, घुला हुआ रहेगा। कोलाइडल विलयन है ये। आप याद करो, इसमें आप एक्सेस अमाउंट में के आई डाल देते थे तो आई माइनस ए जी प्लस से चिपक के ए जी आई बना लेता था और नीचे जाके बैठ जाता था। हम चाहते हैं कि इसमें हम के आई डालें और फिर भी ये नीचे नहीं बैठे। यानी हम इस कोलाइडल विलयन की रक्षा करना चाहते हैं। किससे? वैद्युत अपघट्य से, जो आप डाल के इसको नीचे स्कंदित करने के लिए डाल रहे हैं। तो किसी, ध्यान से सुनना, किसी द्रव विरोधी सॉल में जब हम वैद्युत अपघट्य डालते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है। एक्सेस अमाउंट में यदि इलेक्ट्रोलाइट डालें तो उसका स्कंदन हो जाता है। उस स्कंदन को रोकना ही कोलाइडल विलयन का रक्षण कहलाता है। तो फिर ये होगा कैसे? ये कैसे होता है? तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस सॉल में कुछ द्रव स्नेही सॉल मिलाया जाता है। इस सॉल में द्रव स्नेही सॉल मिलाते हैं। अब द्रव स्नेही सॉल क्या करता है? द्रव स्नेही सॉल जो है ना, ये सब चिपचिपा टाइप का चीज होता है। ये द्रव स्नेही सॉल क्या करता है, इसके चारों तरफ इसको घेर लेता है और एक रक्षित परत का निर्माण करता है। द्रव स्नेही सॉल में जनरली पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, इसको चारों तरफ से घेर लेता है। और जब आप इसमें के आई डालेंगे ना, तो ये के प्लस और आई माइनस इसी में फंसा हुआ रह जाएगा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है। पहुंचेगा आई माइनस, तब ना ए जी प्लस आई माइनस के साथ मिलके ए जी आई बनाएगा और नीचे जाके बैठेगा। तो ये ना पहुंचने देगा ना वो बैठेगा। तो पहले तो आप ये समझिए कि कोलाइडल विलयन का रक्षण क्या है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि किसी भी द्रव विरोधी सॉल में जब अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो उस विलयन का स्कंदन हो जाता है। उस स्कंदन को रोकने के लिए उस द्रव विरोधी सॉल में कुछ मात्रा में द्रव स्नेही सॉल मिलाया जाता है। इसे हम कोलाइडल विलयन का रक्षण कहते हैं या द्रव विरोधी सॉल का रक्षण कहते हैं। अब देखो, ये जो द्रव स्नेही सॉल तुम डाले हो, ये अलग अलग तरह के द्रव स्नेही सॉल की जो रक्षण शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। कोई कम में मात्रा में इसको रक्षित कर देगा, कोई ज्यादा मात्रा में इसको रक्षित करता है। तो द्रव स्नेही सॉल के लिए ये जो रक्षण शक्ति है, इसको हम एक मात्रक में मापते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण संख्या। तो वहीं से आप स्वर्ण संख्या पढ़ोगे। तो खैर, अभी आप इसको फोटो बनाइए। तो ये जो पीला वाला है, ये कौन सा सॉल है? ये है द्रव विरोधी। और इसको चारों तरफ से घेरा कौन है? द्रव स्नेही सॉल। और ऐसा हम किए क्यों हैं? ताकि इसका रक्षण हो सके। किससे? जब इसमें कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया जाए तो पिछले दिन आप ऑलरेडी हेडिंग लिख चुके हैं, इसीलिए आज हेडिंग तो हम नहीं लिख रहे हैं। सीधा फोटो बनाइए और लिखना शुरू कीजिए।
लिखिए तो। शुरू करें लिखना, लिखाना। आज लिखना पड़ेगा तुमको खुद से। लिखो, जाते वक्त कॉपी दे देना, फोटो लेके भेजेंगे अथी में, नहीं तो हमको इस पर पूरा लिखना पड़ता है। लिखिए तो। जब किसी द्रव विरोधी सॉल में जब किसी द्रव विरोधी सॉल में अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है, वैद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है, तो उसका स्कंदन हो जाता है, तो उसका स्कंदन हो जाता है। कितना चट्टा था ये को, देखो क्वेश्चन सेट करने वाला, एक सेट थोड़ी किया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पिछला साल का एनुअल एग्जाम वाला। ये जो क्वेश्चन है ना, पिछला साल जो एनुअल एग्जाम में पूछा है ना, डिट्टो सेम क्वेश्चन है जी। एकदम हिला दिया भगर की। तो हम अभी देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है, हमको याद आया धीरे धीरे कि ये तो पिछला साल लगता है सब क्वेश्चन देखा हुआ है। जाके मिला ना पिछला साल वाला क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को, एग्जैक्ट सेम है वही, अब आगे भी वही करेगा। हाँ, तो उसका स्कंदन हो जाता है। हाँ, तो उसका स्कंदन हो जाता है। पूर्ण विराम दीजिए और लिखिए इसी में, इस स्कंदन को रोकने के लिए, इस स्कंदन को रोकने के लिए इस स्कंदन को रोकने के लिए उसमें उसमें द्रव स्नेही सॉल मिलाया जाता है, उसमें द्रव स्नेही सॉल मिलाया जाता है। उसमें द्रव स्नेही सॉल मिलाया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द्रव विरोधी सॉल को द्रव विरोधी सॉल को द्रव विरोधी सॉल को स्कंदित होने से रोकने का यह प्रक्रम द्रव विरोधी सॉल को स्कंदित होने से रोकने का यह प्रक्रम कोलाइडल विलयन का रक्षण कहलाता है। कोलाइडल विलयन का रक्षण कोलाइडल विलयन का रक्षण कहलाता है। कोलाइडल विलयन का रक्षण कहलाता है। नीचे एरो दीजिए और लिखिए, लिखेंगे द्रव स्नेही सॉल, द्रव स्नेही सॉल द्रव विरोधी सॉल के ऊपर, द्रव स्नेही सॉल द्रव विरोधी सॉल के ऊपर एक रक्षित परत का निर्माण करता है, एक रक्षित परत, प्रोटेक्टिव लेयर इसको बोलते हैं,
एक रक्षित परत का निर्माण करता है, एक रक्षित परत का निर्माण करता है जो जो वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर जो वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर जो वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर उसे स्कंदित होने से रोकता है, जो वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर उसे स्कंदित होने से रोकता है। नेक्स्ट एरो। लिखिए अलग अलग द्रव स्नेही सॉल, आगे आ जाओ। अलग अलग द्रव स्नेही सॉल अलग अलग द्रव स्नेही सॉल की रक्षण शक्ति अलग अलग द्रव स्नेही सॉल की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है। एक मिनट सुनो तो। अलग अलग द्रव स्नेही सॉल की, हाँ ठीक है, अलग अलग द्रव स्नेही सॉल की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है। अलग अलग द्रव स्नेही सॉल की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है, जिसे स्वर्ण संख्या में मापा जाता है। अलग अलग द्रव स्नेही सॉल की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है, जिसे स्वर्ण संख्या में मापा जाता है, जिसे स्वर्ण संख्या में मापा जाता है। इधर देखो, बीच में कौन है? द्रव विरोधी। घेरले कौन है? द्रव स्नेही। तो स्कंदन किसका होगा यदि की आई डालें तो? द्रव विरोधी का। रक्षा कौन कर रहा है? द्रव स्नेही। तो द्रव स्नेही सॉल के रक्षण शक्ति की हम बात करेंगे कि द्रव विरोधी सॉल के रक्षण शक्ति की हम बात करेंगे? रक्षा कौन कर रहा है? द्रव स्नेही। इसीलिए हम द्रव स्नेही सॉल की रक्षण शक्ति की बात करते हैं। किसी का कम में मात्रा में रक्षण शक्ति हो जाता है, किसी द्रव स्नेही सॉल की ज्यादा मात्रा लेनी पड़ती है। तो जिसकी ज्यादा मात्रा लेनी पड़ती है हम कहते हैं कि उसका स्वर्ण संख्या ज्यादा है और उसका प्रोटेक्शन पावर कम है। और जिसकी कम मात्रा में ही रक्षण हो जाए हम कहेंगे कि उसका स्वर्ण संख्या कम है लेकिन प्रोटेक्शन पावर ज्यादा है। यानी स्वर्ण संख्या और प्रोटेक्शन पावर, रक्षण शक्ति दोनों में उल्टा संबंध है, एक ज्यादा तो दूसरा कम। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है कि कम ज्यादा, सवाल यहाँ ये है कि स्वर्ण संख्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपल सा 2-3 लाइन का परिभाषा मात्र है। हिरी डालेंगे स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गोल्ड नंबर। तुम लोग इसको पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद जब फिर एग्जाम का टाइम आएगा ना, जिसमें हम इसका क्रैश कोर्स में लिखा रहे हैं, वैसे मैं कहेगा एक बार फिर से सर समझा दीजिए इसको। समझ समझ के लोग इसको भूल जाते हैं, जबकि एकदम सिंपल बात है। अब देखो ये सिंपल बात क्या है, इसको हम अभी एक फोटो के अंतर्गत समझा रहे हैं। फोटो नहीं बनाना है, हेडिंग लिख के बस छोड़ना है। देखो एक बर्तन है, इस बर्तन में 10 सीसी गोल्ड सोल है। गोल्ड सोल का मतलब सोना का कोलाइडल सॉल्यूशन। सोना का कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा होता है ना जिसमें सोना घुला हुआ रहता है, मेटल घुला हुआ रहता है। इसमें यदि नमक डाल देंगे ना तो पता चलेगा कि नीचे में खाली सोना बैठ रहा है। ऐसा होता है, इसको मजाक में मत लीजिए। सोना को पानी में घुला दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोल्ड सोल। और यदि हम नमक इसमें डालें NaCl तो अपने आप वो चार्ज को रिमूव कर देगा और सोना नीचे जाके बैठ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 10 सीसी गोल्ड सोल हम लेते हैं और एक दूसरे बर्तन में हम लेते हैं
1 सीसी 10% NaCl सॉल्यूशन। क्या लिए हैं? 1 सीसी 10% NaCl सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब? 90 ग्राम यदि पानी होगा तो उसमें 10 ग्राम नमक होगा। इसको आप डाल दीजिए इसमें। किसमें? 10 सीसी गोल्ड सोल में। तो जैसे ही नमक इसमें जाएगा तो सोना नीचे जाके बैठ जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसको इसमें डालें भी और ये नीचे बैठे भी नहीं। तो इसका रक्षा करना पड़ेगा। ये राक्षस है ना रे, बैठा देगा इसको। तो इसको जब हम इसमें डालें तो इसके लिए हमको एक प्रोटेक्टिव लेयर डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको इसमें क्या डालना पड़ेगा? कोई द्रव स्नेही सॉल्ट, जैसे स्टार्च का सॉल्ट डाल दो, जिलेटिन का सॉल्ट डाल दो, जो चिपचिपा टाइप का चीज है। तो सुनो इधर अब। तो इसमें जब तुम डालोगे कोई द्रव स्नेही सॉल्ट, तो कोई द्रव स्नेही सॉल्ट कितना मिलीग्राम डालने के बाद उसकी ये रक्षा करता है। जैसे 10 मिलीग्राम डाल दिए और यदि इसका रक्षा वो कर दिया तो हम कहेंगे कि उस द्रव स्नेही सॉल्ट का, जिसको तुम इसमें डाले हो इसके रक्षा करने के लिए, उसका गोल्ड नंबर कितना होगा? 10। यदि 20 मिलीग्राम की जरूरत पड़ी उसका, तो हम कहेंगे कि उसका स्वर्ण संख्या कितना होगा? 20। अब बताओ, एक ए है, एक बी है, एक सी है। सेम कंडीशन में इसका हमको 10 ग्राम लगता है रक्षा करने के लिए। 10 ग्राम नहीं, 10 मिलीग्राम, हमेशा मिलीग्राम में आता है ये। इसका 20 मिलीग्राम लगता है और इसका 30 मिलीग्राम। तो बताओ किसका स्वर्ण संख्या सबसे अधिक है? 30। गोल्ड नंबर 30 सबसे ज्यादा सी का होगा ना। रक्षण शक्ति सबसे अधिक किसकी है? ए का। क्योंकि देखो, इसका गोल्ड नंबर 10, इसका गोल्ड नंबर, अरे भाई, इसको इससे रक्षा करने के लिए जितना मिलीग्राम की जरूरत पड़ेगी वही उसका क्या कहलाता है? गोल्ड नंबर। हम इसको रिफाइन करते हैं। 10 सीसी स्वर्ण सॉल को 1 सीसी 10% NaCl विलियन से रक्षित करने के लिए किसी द्रव स्नेही सॉल के जितने मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, उसे उस द्रव स्नेही सॉल का क्या कहा जाता है? स्वर्ण संख्या। तो इससे इसकी रक्षा करने के लिए ए के 10 की जरूरत पड़ रही है, बी के 20 मिलीग्राम की जरूरत पड़ रही है, सी के 30 मिलीग्राम की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ए का स्वर्ण संख्या 10 हुआ, बी का स्वर्ण संख्या 20 हुआ और सी का स्वर्ण संख्या 30 हुआ। तो हमने पूछा आपसे कि किसकी स्वर्ण संख्या सबसे अधिक है? जो नंबर सबसे ज्यादा है वो सबसे अधिक है, 30। सी का स्वर्ण संख्या सबसे अधिक है। अब बताइए, जितना काम को ये 10 मिलीग्राम में कर लेता है, उतने काम को करने के लिए सी के 30 की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि इसका इसका जो प्रोटेक्शन पावर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब स्वर्ण संख्या जितना कम होगा उसकी रक्षण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। अब समझ में आया कि हम क्या बोले? तो इसी पर से डेफिनेशन होगा। लिखिए तो, परिभाषा लिखिए। लिखेंगे 10 सीसी स्वर्ण सॉल 10 सीसी स्वर्ण सॉल को, गाना तो बड़ा बढ़िया बजा रहे हैं चाचा, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है। 10 सीसी स्वर्ण सॉल को 1 सीसी 10% NaCl विलियन से रक्षित करने के लिए, इधर इधर देख देख के लिखिए। 10 सीसी स्वर्ण सॉल को 1 सीसी 10% NaCl विलियन से रक्षित करने के लिए, उस फोटो को पूरा नहीं की है तुमरे? उसको पूरा नहीं किए? क्या है? वैसे ही छोड़ दीजिएगा, बाद में कहेगा इतने लिखाए थे। रिपीट कर रहे हैं। 10 सीसी स्वर्ण सॉल को 1 सीसी 10% NaCl विलियन से रक्षित करने के लिए किसी द्रव स्नेही सॉल के, किसी द्रव स्नेही
सॉल के किसी द्रव स्नेही सॉल के जितने मिलीग्राम, किसी द्रव स्नेही सॉल के जितने मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, जितने मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, जितने मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, उसे उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। नेक्स्ट एरो, स्वर्ण संख्या का मान जितना अधिक होगा, स्वर्ण संख्या का मान जितना अधिक होगा, स्वर्ण संख्या का मान जितना अधिक होगा, उसकी रक्षण शक्ति उतनी ही कम होगी। 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 हो गया लिखा हुआ? नीचे एरो दीजिए, लिखिए। स्टार्च का स्वर्ण संख्या अधिक होता है। स्टार्च याद रखना, स्टार्च का कम होता है, जिलेटिन का। स्टार्च का स्वर्ण मतलब रक्षण शक्ति कम होता है। हाँ चलो, उल्टा पुल्टा तो हो ही गया है। सुनो इधर, स्टार्च का स्वर्ण संख्या होता है अधिक और रक्षण शक्ति होता है कम, मतलब स्टार्च कम प्रोटेक्ट करता है। और एक होता है जिलेटिन, उसका स्वर्ण संख्या होता है कम और रक्षण शक्ति होता है अधिक। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से किसका रक्षण शक्ति सबसे अधिक होगा, निम्न में किसका स्वर्ण संख्या सबसे ज्यादा होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। और उसमें स्टार्च और जिलेटिन दुए का चर्चा कस के रहेगा। लिखिए, स्टार्च का स्वर्ण संख्या अधिक होता है, इसलिए रक्षण शक्ति कम होती है। स्टार्च का स्वर्ण संख्या अधिक होता है, इसलिए रक्षण शक्ति कम होती है। इसलिए रक्षण शक्ति कम होती है। नेक्स्ट एरो, जिलेटिन जिलेटिन का स्वर्ण संख्या कम और रक्षण शक्ति, जिलेटिन का स्वर्ण संख्या कम और रक्षण शक्ति अधिक होती है। अधिक होती है। हो गया? लिख लिया? हो गया? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। लिखेंगे, कोलाइडल कणों के निर्माण के आधार पर, कोलाइडल कणों के कोलाइडल कणों के निर्माण के आधार पर कोलाइडल विलयन के प्रकार, कोलाइडल कणों के निर्माण के आधार पर कोलाइडल विलयन के प्रकार, कोलाइडल कणों के निर्माण के आधार पर कोलाइडल विलयन के प्रकार। लिखेंगे नीचे एरो देखिए, इस आधार पर यह तीन तरह का होता है।
इस आधार पर यह तीन तरह का होता है। बहुआण्विक कोलाइडल विलयन। डिफाइन कीजिए, डिफाइन करते एग्जांपल देते चलेंगे। बहुआण्विक कोलाइडल विलयन, यहां देखो AgI पर Ag प्लस अधिशोषित हुआ। इसमें क्या है, या फिर FeOH का होल 3 पर Fe3 प्लस का अधिशोषण हुआ। इसमें क्या हुआ कि कई सारे एटम्स आपस में जुड़े तब जाके कोलाइडल कण का निर्माण हुआ, और इसका कोलाइडल रेंज 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच आया। तो यदि बहुत सारे अणु या परमाणु आपस में जुड़कर किसी कोलाइडल कण का निर्माण करते हैं, और उस कोलाइडल कण से यदि कोलाइडल विलयन बनता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुआण्विक कोलाइडल विलयन। यानी इस तरह के विलयन में कोलाइडल कणों का निर्माण छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं के आपस में संगुणन से होता है। मतलब पहले से उसका आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच नहीं रहता है, ढेर सारा जब जुड़ता है ना आपस में, तब जाके उसका आकार होता है किसके, 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। यानी हम ये समझे कि यह एक ऐसा कोलाइडल विलयन होगा जिसमें कोलाइडल कण का निर्माण छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं या आयनों के आपस में जुड़ने से होगा। और एक होता है विरहद आणविक, जो दूसरा नंबर पढ़ेंगे ना, वो होता है विरहद आणविक कोलाइडल विलयन। उसमें कोलाइडल कण का जो निर्माण, उसमें जो कोलाइडल कण होता है ना, उसमें वो पहले से ही कोलाइडल रेंज में रहता है। मतलब उसमें संगुणन वियोजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, अधिशोषण वगैरह उसमें नहीं होता, सब ऑटोमेटिक, मतलब नेचुरल रूप से वो रहता है। कोलाइडल कण का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच। एग्जाम्पल देंगे तो सारी बात और स्पष्ट होगी। और एक तीसरा होता है सहचरी कोलाइडल विलयन। सहचरी कोलाइडल विलयन में कोलाइडल कण का निर्माण एक ही प्रकार के आयन के आपस में संगुणन से होता है। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एक ही प्रकार के आयन के संगुणन, जैसे CH3COO-, तो इसी तरह का ढेर सारा आयन आपस में जुड़ेगा तब कोलाइडल कण का निर्माण होगा। इसमें आपको सुनने में थोड़ा अटपटा भी लग रहा होगा कि सर माइनस वाला आयन आपस में संगुणन कैसे करेगा, माइनस माइनस तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो फिर संगुणन कैसे होगा। यहाँ सब होता है, और देखिए समझ में आएगा भी आपको। तो लिखिए, तो समझ में आया कि तीनों का प्रकार क्या है। पहला प्रकार क्या है, जिसमें कोलाइडल कण का निर्माण आपस में बहुत सारे अणु के मिलने से हो। दूसरा क्या है, उसमें कोलाइडल कण का आकार नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से कोलाइडल रेंज में होता है। और तीसरा, जिसमें एक ही प्रकार के आयन के संगुणन से कोलाइडल कण का निर्माण होता है। तो इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, वह विलयन जिसमें कोलाइडल कणों का निर्माण वह विलयन जिसमें कोलाइडल कणों का निर्माण वह विलयन जिसमें कोलाइडल कणों का निर्माण अणुओं या आयनों के संगुणन से होता है। अणुओं या आयनों के संगुणन से होता है। अणुओं या आयनों के संगुणन से होता है। रिपीट कर रहे हैं, वह कोलाइडल विलयन जिसमें कोलाइडल कणों का निर्माण अणुओं या आयनों के संगुणन से होता है, उसे बहुआण्विक कोलाइडल विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देना, सभी द्रव विरोधी सॉल। सभी द्रव विरोधी मतलब जिसमें कोलाइडल कण पर अधिशोषण हुआ है उभय आयन का, वो सब का सब इसी का एग्जाम्पल है। क्योंकि अधिशोषण होना ही तो एसोसिएशन है, संगुणन है।
सभी द्रव विरोधी सॉल। सभी द्रव विरोधी सॉल। दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे वृहद आणविक कोलाइडल विलयन। वृहद आणविक कोलाइडल विलयन। वृहद आणविक कोलाइडल विलयन। हेडिंग हो गया। क्या लिखेंगे इसका परिभाषा? वह कोलाइडल विलयन जिसमें कोलाइडल कण का आकार प्राकृतिक रूप से कोलाइडल रेंज में यानी 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इसमें एसोसिएशन वगैरह नहीं होता है, मतलब पहले से ही मॉलिक्यूल बड़ा होता है। लिखिए वह कोलाइडल विलयन जिसमें कोलाइडल कण वह कोलाइडल विलयन जिसमें कोलाइडल कण वह कोलाइडल विलयन जिसमें कोलाइडल कण पहले से ही कोलाइडल रेंज में होता है। पहले से ही कोलाइडल रेंज में होता है। पहले से ही कोलाइडल रेंज में होता है। उसे वृहद आणविक कोलाइडल विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सभी द्रव स्नेही सॉल, जैसे स्टार्च का सॉल, ग्लूकोज, ये गोंद का सॉल, हीमोग्लोबिन का सॉल। तो द्रव विरोधी और द्रव स्नेही सॉल तो तुम ऑलरेडी जान रहे हो। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा टाइप, एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं इसको सहचरी कोलाइडल विलयन। सहचरी कोलाइडल विलयन। सहचरी कोलाइडल विलयन। इसका एग्जाम्पल लिखाए थे सभी द्रव स्नेही सॉल, और फिर तीसरा हेडिंग लिखे हैं हम सहचरी कोलाइडल विलयन। कल ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। लिखिए वह कोलाइडल विलयन जिसमें कोलाइडल कणों का निर्माण वह कोलाइडल विलयन जिसमें कोलाइडल कणों का निर्माण एक ही तरह के आयनों के के संगुणन से होता है। एक ही तरह के आयनों के संगुणन से होता है। एक ही तरह के आयनों के संगुणन से होता है। उसे सहचरी कोलाइडल विलयन कहते हैं। 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 एग्जाम्पल, जल प्लस साबुन या सर्फ। जितना भी झाग उत्पन्न करने वाला चीज है ना, उसका विलयन इसी टाइप का एग्जाम्पल होता है।
अब यहाँ पर आप थोड़ा सर्फ और साबुन के प्रक्रिया को समझेंगे कि ये सर्फ और साबुन सफाई कैसे करता है और ये कैसे बनता है, इस पर भी हम विचार करेंगे। देखो, अभी जो लिखे हम कि एक ही तरह के आयन के संगुणन से निर्माण होता है कोलाइडल कण का, ये लिख तो लिए लेकिन आप समझे नहीं। इस चीज को समझने के लिए आपको एक नया हेडिंग डालना, भले एग्जाम्पल आप लिख लिए हैं लेकिन आप इस परिभाषा को समझे नहीं हैं, वो जस्ट समझ में आएगा। हेडिंग डालिए सतह सक्रिय पदार्थ। सतह सक्रिय पदार्थ, इंग्लिश में इसको कहते हैं सरफेस एक्टिव सब्सटेंस, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सरफेक्टेंट। इसी वर्ड से बना है सर्फ, सरफेक्टेंट, सर्फ एक्टेंट, सर्फ। तुमको पता है साबुन का फॉर्मूला? साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35 COONA या फिर K, मतलब Na ले लीजिए या K ले लीजिए चलेगा। C15H35 COOK, ये साबुन का फॉर्मूला है, साबुन का रासायनिक सूत्र, जिस साबुन का आप यूज करते हैं, मुंह कान में रगड़ रगड़ साफ जो करते हैं, उसका फॉर्मूला यही होता है। अरे हल्ला करेगा, देखा पूरा पूरा झुंडे बांध के आया है। इसको लिख चुके हैं आप? अरे रुक 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 रे, मतलब हेडिंग लिखा, एग्जाम्पल नहीं लिखना था। लिख लिए क्या? रुक जाए, यदि लिख लिए तो काटिए मत, लिख लिए ना तो उसको और बढ़िया से घेर दीजिए। यदि लिख लिया तो और बढ़िया से घेर दो, नहीं लिखे हो तो अभी मत लिखो, बाद में लिख लेना। देखना इधर, कितना कार्बन है इसमें? 17। इसका जानते हो, इसका फॉर्मूला जब तुम बनाओगे ना, इसको ऐसे ऐसे करके कर करके क्या को कार्बन दोगे? 17 को। लास्ट में दोगे C डबल बॉन्ड O माइनस और K प्लस। ये इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल टूटता है दो पार्ट में, K प्लस में और O माइनस में, और O माइनस के साथ इतना कार्बन उधर लगा हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल को इतना कार्बन संभव है दिखाना बार बार? हमको बार बार इसको दिखाना पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे COO माइनस और इधर K प्लस। समझे क्या किए हैं हम? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो इससे भी आसान है, COO माइनस, बस ऐसे। और हम ये समझ लेते हैं कि इसके बाद टोटल कितना कार्बन होगा? 17। अब देखो कि ये जो पार्टिकल्स है, एक तरफ आवेश है एक तरफ आवेश नहीं है, तो इसको जब तुम जल के तरफ रखोगे ना, तो ये जल के प्रति आकर्षित होगा, क्योंकि जल है पोलर और इस पर भी कैसा चार्ज है? निगेटिव। तो H प्लस, H पर जो पार्शियल पॉजिटिव होता है, बताओ ये वाटर इसमें सटेगा कि नहीं सटेगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं जल स्नेही भाग, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। अच्छा, इसको, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये जल से थोड़ा भी अट्रैक्ट होगा? ये नन पोलर है, नन पोलर है तो ये है जल विरोधी भाग, जल के साथ ये घुलने मिलने वाला नहीं है, ये विरोधी है, जल विरोधी भाग। या तुम इसको ये कह सकते हो कि ये वाटर में, वो पार्ट वाटर में सॉल्युबल होगा, ये पार्ट ऑयल में सॉल्युबल होगा। ये जो पार्ट है ये है ऑयल सॉल्युबल, मतलब ये पार्ट तेल में घुलेगा, सॉल्युबल, और ये पार्ट वाटर में घुलेगा। इसका मतलब यह एक ऐसा आयन है जिसका एक भाग तेल में घुलनशील है जबकि दूसरा भाग जल में घुलनशील। अब वाटर सॉल्युबल,
तो यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका एक भाग तेल में घुलनशील है जबकि दूसरा भाग जल में घुलनशील है। अभी तक तुम ऐसा पदार्थ पढ़ता था जिसका जो या तो पानी में घुलनशील होता था पूरा का पूरा, नहीं तो घुलनशील होता था तेल में। लेकिन ये कैसा है, तेल में भी घुलनशील है और पानी में भी घुलनशील है। यही आपके कपड़ा को साफ करने का काम करता है। देखो कैसे, जब आप कपड़ा पर जब आप साबुन या सर्फ लगाते हैं तो ये आयन क्या करता है, इस आयन का ये वाला भाग क्या करता है। अच्छा एक बात बताइए, कपड़ा में जो मैल बैठता है उस मैल बैठने का मेन रीजन क्या है? गंदगी जो बैठता है कपड़ा में, कपड़ा का कौन सा पार्ट ज्यादा गंदा होता है? कॉलर, हाथ का बाह जो टच होता है। एक्चुअल में हमारे पदार्थ से हमारे शरीर से ऑयल का उत्सर्जन होते रहता है। किसी का स्किन सुनता होगा कि ऑयली स्किन है, किसी का ड्राई स्किन होता है, किसी का रुखरा स्किन होता है। ठंडा में तो सब पता चल जाता है, अपना तो कम से कम पता चल ही जाता है कि मेरा हाथ फट रहा है, मुंह फट रहा है, ठोर फट रहा है। तो गंदगी जो होता है ना कपड़ा में, वो मेन होता है तेल की। दूसरा बात है कि तेल आप अलग से लगा भी लेते हैं। तेल का मतलब तेल ही नहीं, कोई बॉडी लोशन लगा रहे हैं, कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, कुछ भी, सब तो ऑयली है। तो होता क्या है कि जब आप लगाते हैं, जैसे तेल लगा लिए गला में, मुंह में, हाथ में, सगरे लपेट लिए, तो उस पर डस्ट बैठेगा खतरनाक रूप से। तो होता क्या है कि तेल सोख लेता है कपड़ा, और कपड़ा उस तेल के माध्यम से मैल को जमा करने लगता है। कॉलर देखते होंगे एकदम लगता है काइट पड़ गया है पूरा का पूरा, यदि 10-20 दिन नहीं धोएं और लगातार पहनते रहें तो। मतलब एगो बाप रे मायके करने का बात नहीं, समझने के लिए बोल रहे हैं। अब बताइए कि उसको आप सिंपल पानी में ले जाके कहिएगा चल बउआ रे गंदगी हट जाओ यहाँ से, हटेगा वो गंदगी? वो गंदगी इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि पानी की क्षमता ही नहीं है उस मैल को हटाने की। पता है क्यों? क्योंकि वो मैल किस चीज से चिपका हुआ है? तेल से। और पानी जो है वो तेल का कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो क्या किया जाता है, उसमें सर्फ और साबुन डाला जाता है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो मैल जिस तेल पर बैठा हुआ है उसको घुला लेता है ये। और ये वाला जो पार्ट है ये घुलता है किस चीज में? पानी में। अब तुम कपड़ा साफ कर रहा है तो तेल को उखाड़ रहा है, कौन वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। अब जब तेल उखड़ के तुम्हारे उस झाग में आ गया, मतलब जिसमें तुम कपड़ा साफ कर रहे हो, उसके बाद तुम क्या करते हो? कपड़ा को फलहोर देते हो, मतलब शुद्ध पानी लिया और उसमें डुबा दिया। होता क्या है कि ये आयन तेल को ले लिया है, वहां से खींच लिया है। अब तुम पानी की मात्रा ज्यादा रखोगे तो ये वाला पार्ट क्या करेगा? कहेगा चलो अब यहां से इसको लेके निकल जाएगा। अब लेके निकलेगा तो ऐसी स्थिति में उस तेल के साथ कौन निकलेगा? मैल भी। तो तेल भी निकला वहां से, मैल भी निकला। और चूंकि तुम फलहोर रहे हो तो पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पानी में आयन चला गया, बाद में उस पानी को फेंक देते हो, बस तेल मैल सब बाहर निकल जाता है। तो कपड़ा साफ करने का ये तरीका होता है। कपड़ा साफ इसी तरीके से होता है। यदि ये बड़ा पार्ट नहीं हो तैलीय, यदि साबुन और सर्फ का, तो कपड़ा उपड़ा साफ होने वाला नहीं है। क्या समझ में आया ये चीज? तो ये इस थ्योरी पर वर्क करता है। अच्छा, यदि ये पार्ट नहीं होता तब क्या होता? तब ये पानी में नहीं घुलता। ये एक ऐसा चीज होना चाहिए जिसका एक पार्ट पानी में घुले, दूसरा पार्ट तेल में घुले, तब ना हम कपड़ा साफ करके निकालेंगे। तो सतह सक्रिय पदार्थ जो है उसको देखो वो क्या है। जैसे तुम यहां पर इसके नीचे ले लो पानी, ध्यान देना इधर, इसके नीचे ले लिए पानी और इसके नीचे ले लो सरसों का तेल। ये जो सतह है जहां पर दोनों मिल रहा है, इसी को ना हम लोग बोलते थे अंतरापृष्ठ, याद है? अंतरापृष्ठ इसको बोलते थे, इंटरफेस इसको बोलते हैं। अब तुम इसमें जब सर्फ साबुन को डालोगे ना, तो सर्फ साबुन को डालोगे तो ये वाला आयन तुमको मिलेगा, ये वाला। ई चोट्टा आयन क्या करेगा, देखना ध्यान से, ये क्या करेगा सो देखो, ये तेलीय पार्ट को कर देगा ऊपर, और नीचे कौन सा पार्ट आ जाएगा? CO माइनस। वाटर में आ गया माइनस वाला पार्ट, और जो नॉन पोलर पार्ट था वो चला गया किसमें? तेल में। यानी यह एक ऐसा आयन है जो ऑयल और वाटर इंटरफेस पर घुलता है। ये सिर्फ तेल में पूरा पूरा नहीं घुलेगा, ये सिर्फ पानी में पूरा पूरा नहीं घुलेगा। घुलेगा कहां? ये कहेगा हम जहां रखेंगे हम दोनों को साथ रखेंगे। किसको किसको? पानी को और तेल को।
तो ऐसी स्थिति में तुम एक बर्तन में आधा गिलास पानी और आधा गिलास सरसों का तेल लेके खूब मिलाओ, नहीं मिलेगा। और तुम उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दो, खतरनाक रूप से मिलेगा। क्यों मिलेगा? होगा क्या कि इधर वाला भाग 10 मॉलिक्यूल जल को पकड़ लेगा, ऊपर वाला भाग 10 मॉलिक्यूल तेल को पकड़ लेगा। अब ये जहां जाएगा, एक हाथ में पानी एक हाथ में तेल, जहां जाएगा वहां लेके जाएगा। अब बताओ, इस पूरा बर्तन में फैल जाएगा। तो समझ रहे हो कि पूरा का पूरा पानी और वाटर को तो एक तरह से मिला देगा ये। तो ऐसी स्थिति में यदि आपसे तेल और पानी नहीं मिलता है तो आप उसमें सर्फ या साबुन डाल के उसको आप आसानी से मिला सकते हैं। तो तेल और पानी दो अघुलनशील द्रव है, उसको भी घुलाया जा सकता है। किस चीज को मिलाकर? सर्फ या साबुन मिलाकर। सर्फ या साबुन मिलाने के बाद अब जो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ऐसा, मतलब पूरा समान रूप से मिल जाएगा तेल। कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि पानी ज्यादा है, कहीं नहीं लगेगा कि तेल ज्यादा है, ये समान रूप से हर जगह मिल जाएगा। और आपको पता है कि अब हम इस विलयन को क्या कहेंगे? इसी विलयन को कहा जाता है पायस, इंग्लिश में इमल्सन। आप याद कीजिए, बोले थे ना कि पायस भी आपको पढ़ना है। पायस एक ऐसा कोलाइडल विलयन होता है जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था दोनों का दोनों द्रव होता है। तो बात चली तो बहुत दूर तक चली गई, अभी यहां तक नहीं पहुंचना था, हम बहुत कुछ बताने लगे। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये हेडिंग लिख चुके हैं। तो सतह सक्रिय पदार्थ क्या है? सुनिए, सतह सक्रिय पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो सतह पर सक्रिय होता है। किसके सतह पर? तेल और जल के सतह पर, समझे? या फिर हम इसको कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो जल में, जो जल तथा तेल के अंतरापृष्ठ पर घुलता है, उसे हम सतह सक्रिय पदार्थ कहते हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं वह पदार्थ जिसका एक भाग जल में घुलनशील हो तथा दूसरा भाग तेल में घुलनशील हो, उसे सतह सक्रिय पदार्थ कहते हैं। लिखो तो परिभाषा इसका, लिखेंगे वह पदार्थ जिसका एक भाग, वह पदार्थ जिसका एक भाग जल में, वह पदार्थ जिसका एक भाग जल में तथा दूसरा भाग तेल में घुलनशील होता है तथा दूसरा भाग तेल में घुलनशील होता है, तेल में घुलनशील होता है, उसे सतह सक्रिय पदार्थ कहते हैं। उसे सतह सक्रिय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल। अच्छा ये बताओ तो वास्तव में ये है कैसा, किस तरह का है ये? वास्तव में तो ये ऐसा है ना रे, C17H35 COO माइनस, यही है ना ये। तो इसी को हम और करके ऐसा लिखते हैं। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ रहे ना घुमा के CO माइनस, तुम समझ लो इसके बाद कार्बन की संख्या 15 17 18 गो है। उसमें एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा कितना, लेकिन तुम ध्यान में रखना कि 15 से ज्यादा ही रहेगा कार्बन, उससे कम नहीं रहेगा, तभी वो साबुन बनेगा। एक आध गो में 10 12 भी रहता है। तो आप यहां से लिखिए, एग्जाम्पल ये लिखिए और करके ये लिखिए जैसे लिखा हुआ है। यहीं पर आप समझेंगे कि सेम तरह का आयन आपस में एसोसिएट कैसे होता है।
क्या आगे बढ़े? अच्छा, अब एक बात बताओ, पानी में जब तुम सर्फ या साबुन डालते हो तो उसमें तो इस तरह का बहुत सारा आयन रहता होगा कि एक आयन रहता होगा? करोड़ों आयन रहता होगा, ढेर सारा आयन रहता होगा। तो पानी में तुम जैसे ही साबुन डालते हो, सुन लो ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम तेल में नहीं बोल रहे हैं, किस में बोल रहे हैं? पानी में तुम जैसे ही साबुन डालते हो, वहां तो तेल पहले से है नहीं, तो क्या होता है कि ये वाला जो भाग है, मान लो कि पानी में तुम ये चीज डाला, तो पानी में जब तुम साबुन डाला तो ये टूटेगा C17H35COO माइनस में और Na प्लस में, Na प्लस पानी में घुल जाएगा। और ये वाला जो चीज है, ई क्या करता है सो देखो, COO माइनस, इसका ये वाला पार्ट आपस में सटने लगता है। इसलिए सटने लगता है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये कैसा पार्ट है? तेल में सोल्यूबल नन पोलर पार्ट है। नन पोलर पार्ट से नन पोलर पार्ट ही सटेगा, चूंकि कार्बन की संख्या 17-17 है, तो ये आपस में वंडरवाल फोर्स से सटने लगता है। अब सटने लगा, ये COO माइनस, CO माइनस, CO माइनस, और पानी क्या करता है, इसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। काहे इसको घेरेगा पानी, बताओ तो? क्योंकि इस पर चार्ज कैसा है? निगेटिव। तो होता क्या है कि 10-20 आयन का एक सिरा आपस में जो नन पोलर है वो आपस में चिपक जाता है, और जो निगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये आपस में सट तो नहीं सकता है। लेकिन पानी क्या करता है, उस निगेटिव चार्ज को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ना 10-20 आयन आपस में मिलकर एक बड़े आयन का निर्माण कर लेता है। अब बताइए, यहां पर सेम तरह का आयन का संगुणन हुआ? सेम तरह के आयन का संगुणन कैसे हुआ? क्योंकि एक बड़ा सा पार्ट नन पोलर था, नन पोलर वाला पार्ट का एक सिरा सब आपस में सट गया, और निगेटिव से तो निगेटिव कभी भी सटेगा नहीं। तो कुछ ऐसा हो गया, इधर देखो, कुछ ऐसा हो गया कि एक पार्ट इधर से सटा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक सेंटर के अबाउट सब सट गया और निगेटिव चार्ज को बाहर छोड़ दिया। जो निगेटिव चार्ज बाहर है उसको न्यूट्रल कौन कर रहा है? वाटर। वाटर उसका सॉल्वेशन कर रहा है। इस प्रकार से एक ही प्रकार के आयन का संगुणन हो जाता है, और एक ही प्रकार के आयन के संगुणन से जिस कोलाइडल कण का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेल। आपसे पूछा जाता है मिसेल से आप क्या समझते हैं? वह कोलाइड कल, तो यहीं पर इसका जवाब होगा कि जब एक ही प्रकार के आयन के संगुणन से किसी कोलाइडल कण का निर्माण होता है तो उसे हम मिसेल कहते हैं। मिसेल का निर्माण जनरली जल में जब आप साबुन या सर्फ मिलाते हैं तभी होता है, अन्यथा मिसेल का निर्माण नहीं होता है। क्लियर है ये? एक बात और, मिसेल का निर्माण हर एक सांद्रण पर नहीं होता है। मिसेल के निर्माण करने के लिए कम से कम एक वैल्यू होता है कंसंट्रेशन का, जिसको हम लोग क्रांतिक मिसेल सांद्रण कहते हैं। वह कम से कम सांद्रण जिस पर मिसेल का निर्माण हो जाए उसी को हम लोग क्रांतिक मिसेल सांद्रण कहते हैं। जैसे साबुन के लिए CMC का मान होता है 10⁻³ से 10⁻⁴ m, मतलब उससे कम सांद्रण रहेगा तब मिसेल का निर्माण नहीं होगा। रीजन क्या है कि सांद्रण कम रखेंगे तो इस आयन की संख्या कम होगी, आयन की संख्या कम रहेगी तो आयन इतना ना दूर दूर फैला रहेगा कि उसमें एसोसिएशन नहीं हो पाएगा। तो इस फोटो को बनाइए, तो एक काम करो, रुको, तो यहां तक लिख लिया है ना? हेडिंग डालो तो मिसेल, हेडिंग डालो मिसेल, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और डिफाइन पहले कर लो तब फोटो बनाना, और बना लिए हो फोटो तो काटना मत। लिखाऊं? लिखिए, वह कोलाइडल कण जिसका निर्माण, वह कोलाइडल कण जिसका निर्माण, वह कोलाइडल कण जिसका निर्माण एक ही प्रकार के आयनों के संगुणन से होता है। वह कोलाइडल कण जिसका निर्माण एक ही प्रकार के, वह कोलाइडल कण जिसका निर्माण एक ही प्रकार के
आयनों के संगुणन से होता है, एक ही प्रकार के आयनों के संगुणन से होता है, उसे उसे मिसेल कहते हैं। उसे मिसेल कहते हैं। उसे मिसेल कहते हैं। अब ये फोटो बना लो। ध्यान रहे हर एक जगह COO पर माइनस चार्ज है। और ये जो पिंक कलर से घिरा हुआ है, ये कौन चीज है? क्या है ये? वाटर। वाटर इसको घेरे हुए है। तो यही हो गया सहचरी कोलाइडल विलयन का एग्जाम्पल। पानी में साबुन सर्फ का विलयन सहचरी कोलाइडल विलयन होगा, क्योंकि पानी में साबुन जब आप मिलाते हैं तो उसमें मिसेल का निर्माण होता है, और जिस भी कोलाइडल विलयन में मिसेल बन रहा है उसको हम सहचरी कोलाइडल विलयन कहेंगे। इसी में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्रांतिक मिसेल सांद्रण। इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। CMC से इसको सूचित किया जाता है। हाँ जी, इस फोटो को बनाने के बाद हेडिंग डाल दीजिए क्रांतिक मिसेल सांद्रण। सतह सक्रिय पदार्थ का वह कम से कम सांद्रण जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसी को कहा जाता है क्रांतिक मिसेल सांद्रण। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, सतह सक्रिय पदार्थ का वह कम से कम सांद्रण जिस पर सतह सक्रिय पदार्थ का वह कम से कम सांद्रण जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसे CMC कहते हैं। उसे क्रांतिक मिसेल सांद्रण कहते हैं। सतह सक्रिय पदार्थ का वह कम से कम सांद्रण जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसे CMC कहते हैं। साबुन के लिए CMC का मान नीचे एरो देखें। साबुन के लिए CMC का मान 10 का पावर -3 से 10 का पावर -4 m होता है। इसका मतलब ये समझ लो कि यदि तुम तनी मनी साबुन मिलाओगे ना तो मिसेल का निर्माण नहीं होगा। मतलब उसके लिए एक लोअर कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। कम से कम तुम 10 का पावर -3 से 10 का पावर -4 m लोगे तभी मिसेल बनेगा, अन्यथा मिसेल नहीं बनेगा। अब मिसेल नहीं बनेगा तो जनरली झाग भी उत्पन्न नहीं होता है, फिर कपड़ा भी साफ नहीं होगा। क्या यहां तक पहुंचे आप? कोलाइडल विलयन लगभग समाप्त हो गया है। अब इसमें सुन लो, इसमें बचा हुआ क्या है। अब बचा हुआ है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी सॉल में अंतर, पायस, पायस के प्रकार और एग्जाम्पल। कहोगे तो हम अगला 10 मिनट में चैप्टर खत्म कर देंगे, नहीं तो फिर कल के लिए छोड़ेंगे। कल लगता है वो भी आ गया है रे, पढ़ते पढ़ते तुम लोग।
हम सोच रहे थे कि कल छुट्टी दे दें तुम लोग को आज 10 मिनट पढ़ा कर। हाँ 10 मिनट में तो हो ही जाएगा। तो खाली पायस बचा हुआ है, पायस भी बचा हुआ थोड़े, पायस समझा दिए, हो गया खत्म। अब सुनो इधर, इधर देखो कितना बचा हुआ है। पायस समझ गया क्या है? दो अघुलनशील द्रव का कोलाइडल विलयन ही क्या है? पायस। अब देखो कह रहे हैं कि दो अघुलनशील द्रव, अब फिर कह रहे हैं विलयन। उसमें साबुन, उसमें सर्फ साबुन मिला देंगे तो अपने वो पायस बन जाएगा। पायस होता है दो प्रकार का, एक होता है जल में तेल का पायस और एक होता है तेल में जल का पायस। अरे एक ऐसा विलयन बनाएंगे जिसमें तेल अधिक रहेगा, एक ऐसा विलयन बनाएंगे जिसमें पानी अधिक रहेगा। अब उसका हम एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जैसे आप हेयर ऑयल यूज करते हैं मार्केट से खरीद के, तो घर में जो सरसों तेल रहता है उसका यूज आप माथा में कर लीजिए, लट लट करते रहेगा। लेकिन मार्केट वाला जो तेल खरीद के लाते हैं वो लट लट नहीं करता है। आपको पता है कि ऐसा काहे होता है? क्योंकि उस तेल में वाटर की कुछ मात्रा मिली हुई रहती है, और वो एक इमल्सन होता है, उसमें पानी, उसमें तेल में पानी मिला दे। तुम हाथ में लेके देखो तुमको लगेगा कि वो गाढ़ा कम है मार्केट का तेल, और यहाँ का तेल देखो घर का, वो लगेगा बहुत गाढ़ा है। तो वो अलग चीज है। दूध को देखो, दूध से ही ना घी निकलता है, तैलीय पदार्थ है। तो दूध में घी ज्यादा रहता है कि पानी ज्यादा रहता है? घी ज्यादा रहता है। पगला गया क्या रे? 1 लीटर दूध में 800 ग्राम क्या निकलेगा? घी। तो मार्केट में मिलने वाला सारा का सारा क्रीम जो लड़की लोग यूज करती है, कुछ लड़का को भी है चस्का इसका, अरे उसको काहे उंगली कर रहा है रे तुम उसको बोल दिया करो, अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो कुछ लड़का लोग भी करता है यूज। जितना भी फेस क्रीम है, बॉडी लोशन है, कोल्ड क्रीम है, विको टर्मरिक है, ये सब का सब तेल में जल का पायस है। तेल ज्यादा रहता है, जल कम रहता है। दूध जो है वह जल में तेल का पायस है। समझ गए? तो बस इतना ही है। तो लिखेंगे हेडिंग, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी सॉल्व में अंतर। पहले ये हेडिंग लिख लो तब वो लिखेंगे। सुनो, जैसे ही ये अंतर खत्म करेंगे कोलाइडल विलयन समाप्त हो जाएगा, मतलब सॉल्व खत्म हो जाएगा, इमल्सन स्टार्ट होगा। इमल्सन स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है, इमल्सन में कुछ है नहीं। लिखेंगे द्रव स्नेही सॉल्व तथा द्रव विरोधी सॉल्व में अंतर। हाँ खत्म कर लो, झूठे टेंशन मत रखो ये सब। द्रव स्नेही सॉल्व तथा द्रव विरोधी सॉल्व में अंतर। बीचों बीच लाइन खींचो, एक तरफ लिखो द्रव स्नेही सॉल्व, द्रव स्नेही सॉल्व, और दूसरी तरफ क्या लिखना है? द्रव विरोधी सॉल्व। पहले लिखना द्रव से स्नेह वाला द्रव स्नेही, दूसरी तरफ लिखना द्रव विरोधी। अब एक एक अंतर याद करो। द्रव स्नेही सॉल्व का निर्माण आसानी से होता है, द्रव विरोधी सॉल्व का निर्माण आसानी से नहीं होता। ये पहला अंतर है। लिखो इसका निर्माण आसानी से होता है। द्रव स्नेही में लिखो इसका निर्माण आसानी से होता है, इसका निर्माण आसानी से होता है, इसका निर्माण आसानी से होता है। उधर लिखो इसका निर्माण आसानी से नहीं होता है, इसका निर्माण आसानी से नहीं होता है, इसका निर्माण आसानी से नहीं होता है। दूसरा लिखो इसका निर्माण कार्बनिक विलय से होता है, कार्बनिक पदार्थ से होता है। द्रव स्नेही में लिखना इसका निर्माण कार्बनिक पदार्थ से होता है, जैसे स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ईटीसी। इसका निर्माण कार्बनिक पदार्थ से होता है, जैसे में लिख देना स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ईटीसी।
उधर लिखना इसका निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से होता है। इसका निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से होता है। इसका निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से होता है। जैसे AgI FeOH का होल 3 FeOH का होल 3 ETC। तीसरा नंबर इधर लिखो। आपको याद है इसमें बोले थे कि इस पे कण पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इधर कण पर आवेश निश्चित रूप से होगा। लिखिए, इसमें कोलाइडल कणों पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें कोलाइडल कणों पर आवेश हो भी सकता है, इसमें कोलाइडल कणों पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें कोलाइडल कणों पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इधर लिखो, इसमें कोलाइडल कण पर निश्चित रूप से आवेश होता है। इधर लिखना है तीसरा नंबर में, द्रव विरोधी तरफ लिखना है तीसरा नंबर में, इसमें कोलाइडल कण पर आवेश निश्चित रूप से होता है। इसमें कोलाइडल कण पर आवेश निश्चित रूप से होता है। कितना अंतर हुआ? सुनो, जिस कण पर आवेश होगा उसी का आप वैद्युत कण संचलन करवा सकते हैं, और जिस पर नहीं होगा उसमें तो वैद्युत कण संचलन नहीं होगा, क्योंकि आवेश के कारण ही ना मूवमेंट होता था पार्टिकल्स में। तो ये जो चौथा नंबर है इसमें हम लिख सकते हैं कि इसका धन कण संचलन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या लिखेंगे? उसका धन कण संचलन अवश्य होगा, निश्चित रूप से होता है। लिखो चौथा नंबर लेफ्ट साइड। 4 नंबर, इसका धन कण संचलन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका धन कण संचलन, इसका धन कण संचलन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका धन कण संचलन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इधर लिखो चौथा तरफ, इसका धन कण संचलन निश्चित रूप से होता है। इसका धन कण संचलन निश्चित रूप से होता है। इसका धन कण संचलन निश्चित रूप से होता है। लिखो 5वां नंबर, इसमें टिंडल प्रभाव, इसमें टिंडल प्रभाव स्पष्ट नहीं होता है। इसमें टिंडल प्रभाव स्पष्ट नहीं होता है। इसमें टिंडल प्रभाव स्पष्ट नहीं होता है। उधर लिखना, इसमें टिंडल प्रभाव, इसमें टिंडल प्रभाव, इसमें टिंडल प्रभाव स्पष्ट होता है। इसमें टिंडल प्रभाव स्पष्ट होता है। कितना हुआ? 2 और है, लिखो 2 और है। अच्छा, इस दोनों में ज्यादा स्थायी कौन होता है? द्रव स्नेही। लिखो द्रव स्नेही में लिखो यह अधिक स्थायी होता है।
द्रव स्नेही वाले में लिखो यह अधिक अस्थायी होता है, यह अधिक अस्थायी होता है। उधर लिखो यह कम अस्थायी होता है। लास्ट नंबर लिखो, लास्ट नंबर। इसे आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता है। किसे? द्रव स्नेही सॉल में आप विलय के कण को नीचे नहीं आराम से बैठा सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे इसे आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता है। इसे आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता है। और उसमें लिखना इसे आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। इसे आसानी से स्कंदित, इसे आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। हीरी डालिए पायस, इमल्सन। अब बस इसको खत्म करने में 5 मिनट लगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि समझा हुआ सब ऑलरेडी है। लिखो दो अघुलनशील द्रव के कोलाइडल विलयन को, दो अघुलनशील द्रव, आप ऐसे लिख सकते हैं दो अघुलनशील, यानी तो दो अघुलनशील या अमिश्रणीय द्रव के, दो अघुलनशील या ब्रैकेट में अमिश्रणीय, मतलब जो आपस में मिलता नहीं हो, दो अघुलनशील द्रव के कोलाइडल विलयन को, दो अघुलनशील द्रव के कोलाइडल विलयन को पायस कहा जाता है। जैसे जैसे जल प्लस तेल का कोलाइडल विलयन, जल प्लस तेल का कोलाइडल विलयन। इसमें बस एक फोटो बनाना है। देखिए इधर एक बर्तन हम लिए, इस बर्तन में हम नीचे क्या रख रहे हैं? वाटर। तो नीचे हर जगह रखा हुआ है वाटर, और ऊपर क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे तेल। ऊपर है ऑयल, अब इसको मिलाने का क्या तरीका है? इसको मिलाने का क्या तरीका है? आप इसमें थोड़ा सा सर्फ साबुन डाल दीजिए। सर्फ साबुन डालोगे तो इधर देखो रे, सर्फ साबुन डालोगे तो यही वाला पार्ट है ना ऊपर जाएगा, और नीचे कौन सा पार्ट आएगा? CO माइनस वाला। इसको बोला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पाइसी कारक। आपसे पूछा जाता है कि कपड़ा पर यदि मोबिल या ग्रीस लग जाए तो वो कैसे हटता है? पाइसीकरण से। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आया है, उसमें देखिएगा, उसमें लिखा होगा पाइसीकरण से, मतलब कपड़ा जो साफ होता है ना वो पाइसीकरण से ही होता है। कैसे होता है? कपड़ा में तेल है, अब पानी तो पानी है, अब बीच में मिला कौन चीज दिए? सर्फ।
वही ना पाइस बनाने का काम करेगा। अच्छा बताइए, इसमें यदि हम ये नहीं डाले तो कभी भी आपस में मिलेगा? सर्फ डाल देंगे तो ये सब आपस में मिल जाएगा, लेकिन सर्फ नहीं रहे तो तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। तो पाइसीकरण से कपड़ा साफ होता है, ये याद रखिएगा। कपड़ा का साफ होना पाइसीकरण का उदाहरण है। और कोई पाइसी कारक ही दो अघुलनशील द्रव को आपस में मिला सकता है। ठीक है, तो अब ये जो विलयन बना यही क्या कहलाएगा? पायस। इसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। थोड़ा हम कंफ्यूज हैं, एफ वाई होगा या आई होगा। इमल्सिफाइंग एजेंट ठीक लिखा हुआ है। पायस कितने तरह का होता है? दो तरह का। लिखो, पायस दो तरह का होता है। पहला, जल में तेल का पायस। जल में तेल का पायस, इसको बोलते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन, और इसको सूचित किया जाता है OW से। अब दूसरा नंबर लिख मत लेना, डिफाइन करके एग्जांपल लिख के अगला डिफाइन करेंगे, खत्म। इस तरह का एक नहीं, इस तरह का आप और भी मतलब ले सकते हैं। एक दो मतलब दिखा देना, फोटो अपना घर पे जाके। अच्छा, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं था क्या? ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, भले न्यूमेरिकल नहीं हो, लेकिन छोटा छोटा बहुत सारा बात है जो प्रैक्टिकली हमको समझाता है। अच्छा, प्रैक्टिकली देखो तो जादू जैसा दिखेगा ये चैप्टर। पूरा का पूरा लगेगा कि जादूगरी चल रहा है, जबकि साइंस है। कुछ नहीं है, बैठ जाएगा, कुछ है उड़ जाएगा। मतलब नजर के सामने में लगेगा कि कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है। क्या ये हेडिंग लिख लिया, जल में तेल का पायस? देखो, जल में तेल यानी तेल होगा, तेलीय पदार्थ होगा कम और जल वाला पदार्थ होगा ज्यादा। इसका एग्जांपल है दूध, मिल्क। तो इसमें कुछ ऐसा है कि वह कोलाइडल विलयन या वह पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल हो और परिक्षेपित प्रावस्था तेल हो, मतलब जिसमें विलय तेल हो और विलायक जल हो, या जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और तेल की मात्रा कम हो। तो कोई एक तरीका से लिख लीजिए, लिखो वह कोलाइडल विलयन, नहीं वह पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल हो, वह पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल हो तथा परिक्षेपित प्रावस्था ब्रैकेट में लिख देना विलय, तथा परिक्षेपित प्रावस्था, मतलब ध्यान रहेगा, विलय लिख दोगे तो ध्यान रहेगा कि कम कौन है, विलय ही ना कम रहता है। वह पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल हो तथा परिक्षेपित प्रावस्था ब्रैकेट में विलय तेल हो, उसे जल में तेल का पायस कहते हैं। उसे जल में तेल का पायस कहते हैं। एग्जाम्पल लिख देना, मिल्क मतलब दूध। दूसरा हेडिंग डिफिनेशन, एग्जाम्पल लिखिए, खत्म। दूसरा हेडिंग क्या होगा बताओ तो? इसी को बस उल्टा कर दो, तेल में जल का पायस, वाटर इन ऑयल इमल्सन, OW।
दूसरा में यहां कर दो तेल, यहां कर दो जल। तेल में जल का पायस, वाटर इन ऑयल इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन, W/O। वाटर इन ऑयल इमल्सन। हो गया। तो इसका परिभाषा तो खुद से लिख सकते हैं आप, लिखिए खुद से। वह पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम तेल हो, वह पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम तेल हो तथा परिक्षेपित प्रावस्था जल हो, तथा परिक्षेपित प्रावस्था जल हो, जैसे क्रीम, हेयर ऑयल, इट इज, जितना मलहम है वो सब मलहम, सब इसी टाइप का एग्जाम्पल है। बटर, मक्खन, वही। इति श्री देवाखंडे पंचमो अध्याय समाप्त। अब अगला दिन से जो रेगुलर क्लास होगा, इस संडे को क्लास आपका कोई क्लास नहीं होगा इस संडे को, क्योंकि बीच में ऐसे ही इतना ना पढ़ा दिए हैं कि जरूरत नहीं है इसकी। कल छुट्टी, हाँ पी लोग तो पढ़े करेंगे, अगला संडे पढ़ाएंगे। ए सुनो इधर, कल है आप लोगों को अब छुट्टी, क्योंकि कल भर एग्जाम है। अब परसों से अब क्रैश कोर्स। पी ब्लॉक का जहां तक बात है, पी ब्लॉक का असाइनमेंट दिए थे ना, उसको तुम अपने से पढ़ो, और उसका क्लास फिर संडे संडे होगा अब, क्योंकि अब रेगुलर क्लास में अब क्रैश कोर्स को छोड़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अब इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात, सभी लोग ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं और जो बैठे हुए हैं क्लास में, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सॉल्यूशन चैप्टर का सब्जेक्टिव पूरा लिखा ना दिए हैं, रट के आइएगा। हड्डी पसली एक करेंगे, तोड़ देंगे, मार मार के सोह देंगे पकड़ के। अब ढिलाई नहीं चलेगा। हम अपने काम में कितना एक्टिव हैं, सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तो एक्स्ट्रा क्लास कर करके पूरा दुनिया छुट्टी दे ले, हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा छुट्टी आपको मिला है साल भर। साल भर में मुश्किल से हम अपना छुट्टी 4 से 5 लिए होंगे, उसमें भी 1-2 दिन सुतल रह गए हैं, इसलिए छुट्टी, नहीं तो वो छुट्टी नहीं देते। और यदि एक्स्ट्रा क्लास जोड़ेंगे ना कि कितना पढ़ाए हैं, तो ये 5 क्लास पर 50 क्लास भारी पड़ेगा। जो दिवाली के और दिवाली छठ के बीच में 4-4 घंटा पढ़ते थे, ये जो एग्जाम का टाइम है उसमें पढ़ रहे हैं, संडे संडे जो 2-2 घंटा पढ़ रहे थे, आप जोड़ेगा तो 5 घंटा 50 घंटा में चला जाएगा। मतलब आप सोचिए कि इतना ज्यादा पढ़ाने के बाद भी किसी केमिस्ट्री के टीचर का सिलेबस अभी तक नहीं खत्म हुआ, और अभी भी एक चैप्टर बचा हुआ है। और यहाँ पर मैक्सिमम लोग का सिलेबस खत्म है, न संडे संडे पढ़ाए, न एक्स्ट्रा क्लास लिए हैं, टोटल पढ़ा के खत्म कर दिए। तो इस हिसाब से तो तुमको ना क्वालिटी को समझना चाहिए कि क्वालिटी क्या होता है। अब इसी में हम छोड़ छोड़ के पढ़ा देते। अब जैसे देखो, हम भी रिसर्च थोड़ी करा रहे हैं, हम तुम्हारा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, रिसर्च नहीं करा रहे हैं कि ज्यादा टाइम ले रहे हैं। जो सिलेबस है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिलेबस ही इतना ना बड़ा है कि छोटा मोटा मतलब कम टाइम में नहीं पॉसिबल है। सारा टॉपिक यदि हम टच करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। हल्का सा कमी की है उसमें, क्या नाम है चैप्टर का, लास्ट चैप्टर जो था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हल्का सा कम इसलिए किए हैं क्योंकि उसका जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसको हम छोड़ दिए हैं। इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि उसकी जरूरत केमिस्ट्री में है नहीं, और एग्जाम में जितना पूछेगा उतना के लिए बहुत ज्यादा पढ़ लिया आप। और नहीं आपको लगेगा कि नहीं वो हो हमारा डिटेल में पढ़ना है, तो पी ब्लॉक खत्म कर देते हैं, उसको भी धर लेंगे, फिर उसका भी 20 पेज का असाइनमेंट बन के बैठा हुआ है। उसमें दवाई का नाम ऐसा है जो हमको नहीं याद होता है, सच बता रहे हैं। उसमें मेडिसिन का नाम कुछ ऐसा है जो हम लोग को नहीं याद होता है, तुम लोग को तो याद करना और मुश्किल काम है।
याद करना तो छोड़ो, लिखा हुआ दे देंगे, पढ़ नहीं पाओगे, तुम पढ़ नहीं पाओगे। यदि वो इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा ना, तुमको पढ़ाई नहीं होगा। हम एक बार देखे थे, पीडब्ल्यू का टीचर पढ़ा रहा था, वो बोला कि भाई ये हमसे होता है, हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं पढ़ पाते, मेरा कमजोर है ये। तो उस लेवल के लोग भी जब इस बात को बोल सकते हैं, तो आप अपने बारे में सोचिए। हालांकि पता नहीं वो ऐसा क्यों बोले, हमको नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं है, सामने में रहेगा तो, अब मतलब लिखा हुआ है वो नहीं बोल पा रहे हैं। हम वीडियो देखे हैं और हम ये सब नहीं करते, इसलिए हम नहीं भेजे, नहीं तो हम भेज देते। तो मतलब हम सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि उसमें थोड़ी परेशानी होती है, चीजें लिखी हुई उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, उसको याद कहां से आप कर पाइएगा। और सबसे बड़ी बात है, क्यों करेंगे याद, जरूरत ही नहीं है उसकी, सच में जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए उसको याद करना नहीं है। एक चीज देखो, आज पढ़ाई आपका स्टार्ट हुआ था, हमको लगता है 6:30 से, अब टाइम कितना हो रहा है, 8 बजने में 2-4 मिनट है, अभी 5 मिनट रखिए न। कितना पढ़ाई हुआ, 1.5 घंटा। ऐसा नहीं लगता 1.5 घंटा में बहुत सारा बात पढ़ाई हुआ। अब सोचो, हमारा क्लास जो चलता था केमिस्ट्री का, 2.5 घंटे का एक क्लास चलता था, मतलब 2.5 घंटा, मतलब 1 घंटा अभी और पढ़ना है। अब सोचिए कि केमिस्ट्री कितना तेजी में खिंचाता होगा सिलेबस। यहाँ 40 मिनट पढ़ते हैं, कहते हैं कि सर टाइम हो गया सर, अब हमारा घर जाना है, दूसर कोचिंग है। ऐसी स्थिति में दूसरे टीचर भी लोग बुराई करते हैं कि लेट से छुट्टी देते हैं। अरे भाई, हमारी मजबूरी है, हम यदि लेट से छुट्टी नहीं देंगे ना, तो बच्चों के साथ हम ठगी कर लेंगे। या तो तुम्हारा सिलेबस छूटेगा, या फिर मतलब 1-2 चैप्टर छूट जाएगा, और नहीं तो फिर शॉर्टकट में पढ़ा के तुमको हम ठग लेंगे, फिर हम तुमको ईमानदारी से पढ़ा नहीं पाएंगे। तुम लोग खाली, मैक्सिमम लोग हो ना जो इस बात को नहीं समझते हो, बहुत सारे टीचर इस बात को बोल बोल के बच्चों में निगेटिव भरते रहते हैं कि वो लेट से छुट्टी देते हैं, रोज लेट से छुट्टी देते हैं। कभी कोई ये नहीं सोचता है कि यदि वो आदमी लेट से छुट्टी देता है, तो क्या लेट से छुट्टी देने का उसका शौक है क्या, छुट्टी में पढ़ाने का उसका शौक है क्या, ये आपको भी सोचना चाहिए। अभी भी पी ब्लॉक बचा हुआ है कि यदि लाइन बाय लाइन पढ़ाएं तो अभी भी 15 क्लास और लगेगा। लेकिन चूंकि असाइनमेंट दिया हुआ है, उसमें थोड़ा याद करने का चीज है, तो आप लिख के लाएंगे तो फटाफट हम बोल के उसको खत्म कर देंगे, फिर भी 5-6 क्लास लगेगा, मतलब 2-3 संडे फिर भी लगेगा, मतलब 2-3 संडे तो लगेगा ही लगेगा। उसमें बहुत ज्यादा बोर्ड भी हो सकते हैं, तो जो जो इंटरेस्टिंग होगा वो पहले बता देंगे, बाद बाकी को पढ़ के सुना देंगे। अपने से पढ़ोगे वो भी एक बात है, देखते हैं कैसे होता है। लेकिन इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई केमिस्ट्री का टीचर यदि तीनों चीज एक ही टीचर पढ़ा रहा है, फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ये एक बहुत लेंदी वर्क है, और इसको आपको समझना चाहिए, फील करना चाहिए। देख रहे इतना कर रहे हैं, खत्म ही नहीं होता है। अच्छा, एक चीज देखिए, अभी आज आपको हम मिसेल पढ़ाए हैं, आपको क्वेश्चन पूछा है मिसेल, इसका मतलब है कि छोड़ा भी किसी चीज को नहीं जा सकता है। अब छोड़ देंगे तो अब तुमको हम कहेंगे कि 20 को पूछेगा, उसमें 10 को बनाना है, तो एक आध को छुटबे करेगा तो क्या होगा, काहे बोलने का को छुटबे करेगा तो क्या होगा, 20 में 20 काहे नहीं तुम बना सकता है जब पढ़ा है। तो टेंडेंसी तो ये वाली होनी चाहिए ना। आधे पढ़ाना रहता है तो पूरा सिलेबस है काहे के लिए, पढ़ने के लिए, ज्यादा नंबर लाने के लिए हम बोल रहे हैं कि ज्यादा नंबर लाने के लिए, कि यदि तुम ऐसे भी पढ़ लोगे तो नंबर आ जाएगा। लेकिन पढ़ाई यदि पूरा सिलेबस पढ़े हो, पूरा सिलेबस का रुपया दिए हो, तो पूरा सिलेबस पढ़ाई होना चाहिए। दूसरी बात है, फीस तो केमिस्ट्री का कम से कम 1.5 गुना ज्यादा रहना चाहिए फिजिक्स और मैथ की तुलना में, सही बता रहे हैं। इंग्लिश सर से तो तिगुना रहना चाहिए, इंग्लिश सर से तिगुना रहना चाहिए। जिस ग्रामर को इंग्लिश वाले टीचर 11th में पढ़ाते हैं, उसी ग्रामर को फिर 12th में पढ़ाते हैं, और तुम जाहिल लोग उसको पढ़ते हो, रुपया बिना मतलब का खर्च करते हो। या तो 11th में मत पढ़ो, सीधे 12th में पढ़ो, नहीं तो 12th में पढ़ते हो तो 11th में नहीं पढ़ो, 12th में। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बेसिक बता दिए, फिर 12th में उसका लेवल बता रहे हैं। यार सिलेबस नाम मात्र का है। बुक देखते हैं, मैक्सिमम लोग बहुत ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। लिटरेचर यहाँ पर बहुत रेयर टीचर हैं जो थोड़ा ढंग से पढ़ाते हैं, क्योंकि लिटरेचर में बुझने बहुत टीचर को यहाँ आईबे नहीं करता है। वो खाली क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हिंदी समझा देंगे। वो हिंदी सही बोल रहे हैं कि नहीं तुमको पता थोड़ी चलेगा, क्योंकि तुम जानते तो कुछ हो नहीं इंग्लिश में। हाँ ठीक है, आम इंग्लिश सब ठीक है, तो फिर भी हम उस पर मतलब कमेंट करना हमारे लिए भी गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लेवल को देख के ही टीचर पढ़ाते हैं। बच्चा का लेवल यदि ज़्यादा नहीं रहेगा तो इंग्लिश लिटरेचर में कहाँ से कोई आदमी ज़्यादा डीप में घुस पाएगा। बाकी इंग्लिश लिटरेचर क्या चीज़ है, किसी इंग्लिश के नॉलेज, कोई इंग्लिश
के जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे जाके बात कीजिए, तब समझ में आएगा कि क्या चीज़ है ये। खैर इस सब पर ज़्यादा बहस हमको नहीं करना है। कुल मिला के बोलना ये था कि फीस 1.5 गुना रहना चाहिए था। बाकी टीचर का 5,000 फीस है तो यहाँ 7,500 होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसी फीस में तुमको पढ़ाते हैं, फिर भी तुमको दिक्कत होता है। ठीक है, अब परसों आइए क्रैश कोर्स के लिए, और क्रैश कोर्स में ही आपको बता दिया जाएगा। इस संडे आपका क्लास नहीं है क्योंकि इस संडे हमारा मैच है, वो बहुत जरूरी। अरे मैच है एसपीडीएम के साथ, मैच है वहाँ बीएमपी में, उसमें खेलने के लिए पहले ही न्योता मिला हुआ है तो उसको ना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बराबर हम खेलते रहते हैं। तो इस संडे को मैच है, तो इस संडे को रहेंगे नहीं। तो अगला संडे को आपका 2 घंटा का क्लास चलेगा पी ब्लॉक का, और पी ब्लॉक का जो पहला क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि उसी दिन हम सब इंपॉर्टेंट बात उसी दिन बताएंगे। अगला बार अगला दिन पी ब्लॉक में जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा, क्योंकि वो सब चीज़ ऐसा है जो अपने से पढ़ने का चीज़ है कि ये रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा, और उसको याद करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार मतलब पढ़ना चाहते हो तो लाइन बाय लाइन बस देख लो। मतलब पहला क्लास जो पी ब्लॉक का होगा वही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है या कंसेप्ट के लिए है। तो परसों से आइए क्रैश कोर्स रेगुलर कीजिए, और याद करके आएगा, नहीं तो हड्डी तोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पी ब्लॉक का क्लास इस संडे के बाद जो संडे आएगा उसमें होगा।